कीटों का एक ऐसा झुंड जो हरियाली का दुश्मन है। जहां भी उसे हरियाली दिखेगी वो उसे निगल जाएगा, फिर निकल जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा उजड़ा चमन। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाली के दुश्मन टिड्डी की। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कोरोना का काल, गर्मी का महाकाल और ऊपर से हरियाली पर टिड्डी का जाल। आज इसी ट्रिपल अटैक पर हम बात करेंगे। भारत में कोरोना महामारी के मामले बढ़कर 1,50,000 के पार जा चुके हैं और ऊपर से पारा 47 के पार झुलसा रहा है। और इस बीच एक और आतंकित करने वाली खबर भी खूब सुर्खियों में है। जी हां, टिड्डी दल जो हरियाली का दुश्मन बना हुआ है, जहां भी हरियाली देखता है उसे नेस्तनाबूद कर देता है और फिर उड़ चलता है किसी दूसरे गुलिस्ता को उजाड़ने की फिराक में। बीते महीने फरवरी में पाकिस्तान को इमरजेंसी जैसे हालात में पहुंचा देने वाला वहां का टिड्डी दल जो अब हरियाणा, जो भारत के राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी किसानों के साथ साथ आम लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। यह फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में लोगों की मुसीबत का सबब यह बन गया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की सरकारें इनसे निपटने के लिए सक्रिय हो गई हैं। निगरानी समितियां बनाने के साथ ही कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी चुनौती यह हो गई है कि टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप को रोका कैसे जाए, क्योंकि उत्तर भारत में मानसून अभी आसपास नहीं है और गर्मी में टिड्डियां अपना जलवा और भी दिखाएंगी। ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जब बरसात होगी तो इसके खात्मे का हम इंतजार कर सकते हैं, इसके खात्मे की आस लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, इसका कहर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में यह अपना कहर लगातार बरपा रही है, किसानों की फसलों को तबाह कर रही है। इसके साथ साथ ये उन हरे पेड़ पौधों को भी अपना निवाला बना रही हैं, जो इस गर्मी के मौसम में हमें कहीं ना कहीं राहत दे सकते हैं। भिवानी से हमारे संवाददाता योगेश परमार हैं, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि टिड्डी के इस प्रकोप का असर वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में किसानों की चिंताएं और कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। योगेश, क्या जानकारी आपके पास? जी सर, मैं बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान के माध्यम से टिड्डी दल जो है हरियाणा की तरफ आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसी को लेकर कहीं न कहीं हरियाणा के जिले में भी कुछ संभावनाएं ऐसी जताई गई थी कि सिरसा जिले और हिसार जिले में कहीं न कहीं टिड्डी दल देखने को मिला था, लेकिन वो संभावना ही बताई जा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि अगर टिड्डी दल हरियाणा के अंदर एंट्री करता है तो प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं और पूरा जो एग्रीकल्चर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। टिड्डी दल को मारने के बाद ही प्रशासन सोएगा। इस तरह की मुहिम जो है चलाई जाएगी, जिससे किसान की फसल को, जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है और महामारी के दौरान किसान की फसल को बचाने के लिए कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर विभाग और सामाजिक संस्थाएं पूरी तरह से जुड़ी हुई है। योगेश, अक्सर अब देखते हैं कि जब भी कभी इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं तो किसानों के दिमाग में एक ही टेंशन हो जाती है, अगर इसने हरियाणा का रुख कर लिया सही तरीके से, हालांकि हवा के रुख के हिसाब से चलती है, मौसम का मिजाज जिस लिहाज से देखते हैं उस तरीके से इसका अपना प्रभाव होता है, लेकिन आने वाले काफी दिनों तक अभी इस बात की उम्मीद नहीं है कि बारिश होगी। और अगर जब तक बारिश नहीं होगी तो गर्मी के मौसम में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और खासकर किसानों के उन फसलों के ऊपर जो अभी खेतों में अपना आकार ले रही हैं, अपना विकास पा रही हैं, उस हरियाली को खत्म कर सकता है। जी शमशेर जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से जेपी दलाल जी ने भी जो है, कृषि मंत्री जी ने भी जो चिंता जाहिर की है कि जैसे कोरोना की महामारी चली है, उसके बाद जो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसान की जो फसल अभी प्राइमरी रूप से खेतों में पक रही है उसी को बचाया जाए। और उसी को लेकर जो पूरा एग्रीकल्चर विभाग को उन्होंने पूरी सख्ती के साथ मुस्तैद कर दिया। और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर इस तरह की संभावना हरियाणा के किसी भी जिले में अगर मिलती है तो वो भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने गाँव में सामाजिक संस्थाओं के थ्रू ट्रैक्टरों को भी तैयार करवाया है और उन तक दवाइयां भी मुहैया कराने की बात कही है कि वो दवाइयां अगर सामाजिक संस्थाओं पर, ग्रामीणों और किसानों के पास होगी तो तुरंत इसके इलाज के लिए तैयार हो जाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया कि टिड्डी दल अगर हरियाणा में राजस्थान के माध्यम से सबसे ज्यादा संभावना जो है भिवानी जिले की, लोहारू, महेंद्रगढ़ और हिसार, सिरसा की तरफ संभावना जताई जा रही है आने की, तो वो पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है कि अगर टिड्डी दल आता है तो उससे पूरा
सामना किया जाएगा। योगेश, किसानों से इस बात को लेकर चर्चा हुई आपकी? क्या कह रहे थे वो? किस प्रकार की चिंता जता रहे हैं? उनको इस बात की तो टेंशन होगी। जी शमशेर जी, मैं बता दूं कि किसानों को जिस तरह से अब लॉकडाउन में टमाटर के किसान लुहारू, तुसाम और इस एरिया में हिसार जिले में जिस तरह से अपनी समर्थन मूल्य की मांग और खेतों में जिस तरह से उनकी फसल जो है खराब होगी, लॉकडाउन के समय वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाई, कुछ फसलें जो हैं खेतों के अंदर ही खराब होगी, उनको लेकर उनको बड़ी ही चिंता उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से कृषि मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया और उनका जो धरना खत्म करवाया और उसके बाद टीडी दल के लिए भी उन्होंने जिस तरह से मुस्तैदी से प्लान बनाया है ग्राउंड रूट लेवल पर, तो उन्हें उम्मीद कहीं न कहीं जताई जा रही है कि टीडी दल का भी सामना पूरी प्रवक्ता से किया जाएगा। भिवानी जो है ऐसा इलाका है जहां पर हम देखते हैं कि गर्मी अपना पूरा कहर ढाती है। वहां पर भी तापमान 47, 48, 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। राजस्थान से सटा हुआ इलाका है और इसके साथ साथ एक तरफ कोरोना की ये मार है, पलायन करने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे परिस्थितियों में किसान जो पहले ही अपनी फसल को लेकर के चिंतित है, जैसे आपने कहा कि उनकी जो सब्जियां हैं मंडी में सप्लाई तरीके से नहीं हो पा रही, खरीदार कम मिल पा रहे हैं, तो अगर ऐसे में ये और एक बार किसानों पर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात हो सकते हैं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पलायन करने वाले लोग हैं भिवानी से, वो किस प्रकार से जा पा रहे हैं? उनके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? उन्हें किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं? जी शमशेर जी, जिस तरह से बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर थे वो काफी परेशान थे, क्योंकि पूरे देश की जो हालात हैं वो भिवानी भी उससे बिल्कुल अछूता नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन भी अपनी जो है एडी चोटी का जोर लगाए हुए है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को कोई समस्या ना हो। और इसके साथ साथ भिवानी जिले में बहुत ही परोपकारी संस्थाएं चलती हैं जो अपने माध्यम से स्वयं भूवी होकर लोगों को खाना, रहना, दवाई मुहैया करवा रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ से काफी ट्रेनें भी जो हैं बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और निकाली हैं, जिसमें यूपी के लिए भी निकाली है, ताकि प्रवासी मजदूर अपने घर तक आराम से पहुंच सके। रजिस्ट्रेशन उनका करवाया गया है रोडवेज के माध्यम से। यहाँ से 13 रोडवेज कुछ दिन पहले निकली थी जो प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। उसके बावजूद भी कुछ प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जो यहाँ जो प्रशासन की निगरानी में रह रहे हैं और प्रशासन ही उनका खाने पीने का जुम्मा यहाँ वहन कर रहा है। क्या पैदल जाने वाले लोगों की संख्या अभी भी नजर आती है आपको सड़कों पर? जी जी शमशेर, ये तो प्रवासी मजदूरों ने काफी बार जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनको बेरोजगारी यहाँ पे इनको फैल गई है और उन्हें काम धंधा यहाँ पे कोई उनको मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ रुकना नहीं चाहते और वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों से, अपनी परिजनों से मिलना चाहते हैं। और इसी को लेकर अगर प्रशासन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है, जिनका नंबर नहीं आ पाता, वो स्वयं भूमि अपने जो है पैदल ही सड़कों के माध्यम से निकल पड़ते हैं। और ऐसे प्रवासी अब भी भिवानी जिले और आसपास के एरिया में देखने को मिल ये जाएंगे। बहुत चिंतनीय है। अगर इस तरीके से लोग इस गर्मी के मौसम में जाएंगे, लगभग 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो भिवानी और इसके आसपास के इलाकों में भी हो गया होगा, जहां तक और जगहों से खबरें सामने आ रही हैं। तो उन लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कहीं कोई इंतजाम आपको नजर आते हैं, या फिर जो लोग जाना चाहते हैं, जिनकी अपनी मजबूरी है, उनको उन्हीं के हवाले छोड़ दिया गया है? जी शमशेर जी, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि जो है बीजेपी सरकार या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इस तरह का कोई भी गर्मी को लेकर कोई ऐसा ऐलान या कोई इस तरह की मुहिम जारी नहीं की है जिससे लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। अभी तो कोरोना महामारी और टिड्डी दल का ऐसा प्रकोप जो है पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, जिससे बचने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राउंड रूट लेवल पर ये प्रवासी मजदूर की जो समस्या अब गर्मी में गहरा गई है वो वास्तव में चिंतनीय है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें और हमारी सामाजिक संस्थाओं को भी सोचना होगा कि इनके लिए कुछ न कुछ प्रबंध किए जाएं, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कावड़ियों के लिए जत्थे जो किए जाते थे, सामाजिक संस्थाएं जो उनके लिए जलपान की व्यवस्थाएं, ठहरने की व्यवस्थाएं करती थी, इस तरह का कोई भी अब प्रकंप वो समाज सेवी धरातल पर नजर नहीं आते। आपके पास लौटूंगा योगेश। इस बीच अमितेश श्रीवास्तव है, हमारे ब्यूरो हैं यूपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, कोरोना का कहर, ऊपर से टिड्डियों का अपना माया जाल, और फिर गर्मी के चलते लोग बेहाल, यूपी में क्या तस्वीर आप देख रहे हैं अमितेश? देखिए शमशेर, लोगों पे जो एक साथ जो तीन मार पड़ रही है उससे जो जरूर जो लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ गई हैं। एक तो पहले से ही शमशेर आम आदमी कोरोना संकट से जूझ रहा था, ऊपर से जिस तरह से पारा अपने चरम पर है, गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है, लोग परेशान हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो कोरोना की वजह से अस्पताल जो हैं वो कोरोना के पेशेंट ज्यादा ले रहे हैं, आम पेशेंटों पे अभी उत्तर प्रदेश में मनाही है। और तीसरा, टिड्डी दल जो है वो
दस्तक दे दिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो 10 जिले हैं शमशेर जी, उन 10 जिलों में टिड्डी दल का जो कहर है वो बरपेगा और इस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है कृषि विभाग की तरफ से। अभी भी लगातार थोड़ी देर पहले ही हमारी बात जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि हैं देवेश चतुर्वेदी, उनसे हो रही थी, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि हम लोग अलर्ट बरत रहे हैं और तमाम जो सावधानियां आम किसानों से और लोगों से बरतने हैं उनके निर्देश भी दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं शमशेर, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो बॉर्डर के इलाके हैं, वो 10 जिले जो हैं उनको लेकर खासतौर पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि जब टिड्डी दल इस इलाके में आएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, फसलों का नुकसान कर सकते हैं और आम आदमी इसको लेकर बहुत चिंतित है। ऐसे में तमाम जो उपाय हैं वो भी कृषि विभाग की तरफ से बताए जा रहे हैं। शासन स्तर पे भी अभी कमेटी गठित की गई है जिसमें राहत आयुक्त से लेकर तमाम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी से थोड़ी देर बाद ही आगरा और आसपास के जो इलाकों की जो रिपोर्ट है वो भी प्रमुख सचिव कृषि के पास आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि टिड्डी दल को लेकर जो चिंताएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ गई हैं और इसी चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है उन 10 जिलों में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अक्सर हम इलाके में देखते आते हैं हैं। कि इनके बारे में जो जानकारी है, जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें यही बात ज्यादा निकल कर आती है। जो खबरें हम पढ़ते हैं या जो जानकारी अपने पास आती है, ये एक ऐसा दल है जो हजारों लाखों की तादाद में चलता है। हालांकि इसके वजन के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ग्राम का वजनी ये टिड्डी होता है, टिड्डा होता है। और ये जब एक साथ झुंड में निकलते हैं लाखों की संख्या में, तो एक साथ हाथी या 10 हाथी, 25 ऊंट या फिर करीब करीब 2 से 2.5 हजार लोगों के आसपास का जो है निवाला ये निगल लेते हैं। और एक किसान मान लेते हैं किसी आसपास के 15-20 खेतों में अगर इन्होंने अपना डेरा जमा लिया तो फिर ये समझो कि उसके लिए तो फसल लेना बिल्कुल ही दुर्लभ हो जाएगा। वाकई में बड़ी खतरनाक है इनकी जो अटैक होता है वो। बिल्कुल शमशेर, और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जानकार हैं कृषि विभाग के, वो मान रहे हैं कि टिड्डी दल का जो हमला है, टिड्डी दल का जो प्रकोप है और टिड्डी दल का जिस तरह से वो फसलों को चट करने के मामले में या फिर अमूमन ये जो सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त भी ये लगातार चल रहे हैं, शाम के वक्त भी लगातार चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या कृषि विभाग के सामने ये है कि इन पर अगर दवाइयों का जो छिड़काव भी किया जाए तो किस वक्त किया जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो चूंकि सुबह होते ही ये टिड्डी दल निकल दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम जो बुंदेलखंड के इलाके हैं वहां पे हालांकि किसानों का ये कहना है कि ये शोर शराबे से दूर भगते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी थाली और तमाम चीजों से जो शोर है वो मचाने के लिए लोग जो तैयार हैं। और अभी भी तमाम इलाकों में इस तरह के जो अलर्ट जहां पर सरकार ने जारी किया है, कृषि विभाग ने जारी किया है जिन 10 जिलों में, और ये 10 जिले वो हैं शमशेर कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो आगरा हो, झांसी हो, हमीरपुर हो, तमाम ऐसे इलाके हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि टिड्डी दल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और किसानों की भी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी है। बिल्कुल अमितेश, आपके पास आऊंगा, योगेश से थोड़ी जानकारी लेंगे। योगेश, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, ये जो इस वक्त कोरोना संकट में पलायन करने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हमने देखा कि जब कोरोना का कहर हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में था तब बड़े समाजसेवी लोग निकलकर सामने आ रहे थे। बहुत से लोगों ने फोटो खिंचाए, बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से राशन बांटा, चाहे वो किसी ने 10 लोगों को खिलाया तब भी फोटो उतर रही थी, 500 लोगों को खिला रहा तभी फोटो बनवा रहे थे। लेकिन अब इस गर्मी के मौसम में क्या ऐसे समाजसेवी लोग या नेता, अक्सर हम देखते हैं कि नेता लोगों का अपना एक तरीका होता है, जब कोई चुनाव आता है तो रैलियों में वो हजारों की तादाद में लोगों को भरकर बसों में ले जाते हैं, चाहे 100 किलोमीटर जाना हो, 200 किलोमीटर जाना हो। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तब अपने वो कदम पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसे नेताओं का, ऐसे समाज सेवियों का समाज में क्या स्थान होना चाहिए? जी शमशेर जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से कोरोना महामारी के बाद जो प्रचलन चला था कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ये अच्छी बात थी कि एक दूसरे की मदद करनी भी चाहिए। लेकिन अब जो लॉकडाउन फेज 4 में पहुंच गया है, उसके बाद सामाजिक संस्थाएं भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही हैं कि ये प्रवासी मजदूरों को सरकार के जुम्मे, राज्य सरकारों के जुम्मे छोड़ा जाए ताकि वो इनको घर तक पहुंचाएं। लेकिन जिस तरह से प्रशासनियों की जहां जहां नाकामी रही है, जहां जहां प्रवासी मजदूरों को नहीं पहुंचाया गया, वहां पर प्रवासी मजदूरों ने खुद ही पैदल
पैदल चलायमान होकर घर जाने का रास्ता इख्तियार किया है। सामाजिक संस्थाओं ने भी वहां पर हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये बड़ी ही विकटम जो तस्वीर देश की प्रदेशों की देखने को मिली कि इस तरह से प्रवासी को जो है उसी के हाल पर छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। और इसी वजह से जो तस्वीरें देश भर में देखने को मिल रही हैं कि सड़कों के ऊपर प्रवासी मजदूर चल रहा है, छाले चल रहे हैं और गर्मी के इस प्रांत में गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को हम देख पा रहे हैं। ये बड़ा ही दयनीय है और बड़ा ही चिंतनीय है। और इसमें मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि वो सामाजिक संस्थाएं अपने इस वेरीवर को बनाए रखें, इस कार्यक्रम को चलाए रखें और मानवता जो है अपने धर्म को निभाती रहें। अब जो लॉकडाउन 4 में कहीं ना कहीं ये संस्थाएं मानव सेवा को छोड़कर एक दूसरे को सम्मानित करने में ज्यादा बिजी हो गई हैं। कोरोना योद्धाओं को लेकर या अपने एक दूसरी संस्थाओं को लेकर सम्मानित होने का, फोटो खिंचवाने का प्रचलन काफी दोरों दौर में चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो कोरोना तो अपने धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है योगेश। ये मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस इनकी नजर में दौर खत्म हो गया, अब दोबारा कोरोना नहीं होगा, इनकी नजर में ठीक हो गया है कोरोना का जो काल था। ऐसा लगता है फोटो खिंचाना, सम्मानित करना, एक दूसरे को मंच पर ले जाकर पटका पहनाना, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या माना जाए कि लोगों ने सिर्फ लड़ाई लड़ ली, आगे की जंग जो है वो प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर, इलाके वाले लोगों पर छोड़ दो, अपने आप लड़ते रहेंगे, हमने अपना काम कर दिया है। जी शमशेर जी, यही बड़ा ही चिंतनीय है और ये आम लोगों तक पहुंचाने की भी बात है कि कहीं ना कहीं कोरोना जो है हमारे आसपास ही है और इससे हमें सचेत रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सारी तरह का एहतियात जो है बरतना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की चूक करते हैं या एक दूसरे को सम्मानित करने पर भीड़ जोड़ते हैं या हम मानवता को छोड़कर प्रवासियों को उनके हाल पर छोड़ते हैं या राज्य सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं देती है, तो वास्तव में ही ये कोरोना अपना विकराल रूप लेकर आएगा और एक दूसरे को देखकर स्वयं व्यक्ति को कोरोना से बचने के लिए जो है एहतियात बरतना होगा। कहीं ना कहीं जो तस्वीर निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि अब आम आदमी को राज्य सरकारों ने उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है। अब आसपास में जब कोई कोरोना केस आता है तो आस पड़ोस के बाकी लोग भी सचेत हो जाते हैं कि इस घर के लोग लग गया है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो अब हमें खुद सचेत होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। योगेश हमें हर मुद्दे पर बारीकी से जानकारी दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि कोरोना के इस काल में टिड्डियों का कहर और गर्मी का प्रकोप किस तरह से आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। पैदल चलने वाले लोग अब भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी बसें, रेलगाड़ियां नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। दूसरा, गर्मी के मौसम में अक्सर हम देखते थे लोग प्याऊ लगाते थे, ठंडे पानी के मटके रखते थे, लेकिन आज हम देखते हैं वो स्थिति नजर नहीं आती। शुरू में दौर आया था जब कोरोना के संक्रमण को लेकर के लोगों को लगा था कि समाज सेवी चीजें, संस्थाएं जो हैं सब कुछ को संभाल लेंगी, लेकिन अब उन्होंने भी धीरे धीरे करके अपने हाथ पीछे खींच लिए। हो सकता है उसकी वजह यह रही हो कि बहुत ज्यादा मीडिया उन लोगों को हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि समाज सेवा अगर आप दिल से करते हैं तो फिर उसको दिखावे की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा दिखावा ऐसे लोगों का अगर हम करते हैं, मीडिया कर्मी करते हैं, तो भी सही नहीं है। तो ये चीजें बड़ी समझने वाली हैं। अमितेश से बातचीत करेंगे, उससे पहले संदीप अग्रवाल जयपुर से हमारे संवाददाता वो भी जुड़ गए हैं। संदीप, आपके पास आऊंगा। ये जो परिस्थितियां हैं टिड्डी दल को लेकर बहुत ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। राजस्थान में कई जगहों पर अपना अटैक कर चुका है टिड्डी दल, और ऊपर से गर्मी है, गर्मी के साथ साथ कोरोना का डर भी बना हुआ है। किसान वाकई में बड़ा चिंतित है। बिल्कुल सबसे ये सही है, क्योंकि पहले तो कोरोना महामारी ने यहाँ पे लोगों को व्यथित किया और वहीं पे परेशान किया। वहीं पे तेज गर्मी, भीषण गर्मी, जो राजस्थान में लू चलने का जो एक हमेशा आंकड़ा रहता है, रिकॉर्ड रहता है, और इस समय भी पारा 50 डिग्री के पार जा चुका है। राजस्थान का 50.2 डिग्री की सूर्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहीं पे टिड्डी एक दल ने 4 इंच के जीव ने भी एक परेशानी मुश्किल बढ़ा दी है आमजन की। वहीं पे सबसे ज्यादा एक मिनट होगा संदीप, 50 के पार चला गया है पारा। ये कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? हालांकि हम देख रहे थे 47, 48, 49 तो था, लेकिन 50 कौन से इलाके पे चला गया? 50 के पार कौन सी जगह है? शमशेर, मैं बता दूं कि जो पिछले बीती रात को जो लास्ट अपडेट आई थी मौसम विभाग की, वो अपडेट सूरू डिस्ट्रिक्ट की आई थी, जो 50.2 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था राजस्थान में। और राजस्थान जैसे सूरू, सीकर, झुंझुनू जो 3 आते हैं सिकावटी अंचल में, सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडे रहते हैं अपने मौसम के हिसाब से, जो एक रिकॉर्ड भी माना जाता है। और ये कहा भी जाता है कि सर्दी भी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। ऐसे में टिड्डी दल भी कहीं ना कहीं अपना मुसीबत बन के आया है आमजन के, राजस्थान वासियों पे। टिड्डी दल की बात करें, जैसे कल हमने खबरसाज के द्वारा माध्यम से बताया था लोगों को कि 18 जो जिले हैं वहाँ पे टिड्डी दल प्रकोप ने अपना प्रकोप दिखा चुका है। वहीं 37,000 हेक्टेयर भूमि जो फसल थी सत्तर कर गया था, वो बढ़कर आज 51,000 प्रति हेक्टेयर हो गई है, क्योंकि टिड्डी दल ने किसी को नहीं छोड़ा।
फसलें हैं उनको साफ कर गया। जीरे की फसल है, हालांकि रबी की फसल कटाई जा चुकी है, लेकिन जो खड़ी फसलें हैं और जो पड़ी हुई है सूखने के लिए, बाजरे की फसल है जो सूखने कटाई के लिए पड़ी हुई है खेतों में, उनको भी टिड्डी दल अपना निशाना बना रहा है। वहीं पे जो हरियाली हरे पेड़ है उनके तने तक को सपाचट कर रहा है टिड्डी दल। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। इस पर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। लगातार किसान है अपने मुआवजे की मांग उग्र करते नजर आ रहे हैं, और जो किसान नेता हैं लगातार वो विभिन्न प्रकार के किसान नेता सामने आ रहे हैं। आपने कहा 51,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 51,000 हेक्टेयर में अगर टिड्डियों ने कहर बरपाया तो आप उसके नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो किसानों का टिड्डी दल ने कर दिया है। ये एक छोटा सा टिड्डा जो वजन के लिहाज से बात करें तो कहते हैं कि इसका वजन 2 ग्राम होता है, 2-3 ग्राम होता होगा। दूसरा, इसकी जो लंबाई की बात करें तो 2 से 2.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई होती है। ये छोटा सा टिड्डी दल, आपको एक बार फिर से बता दें कि ये कहा जाता है कि ये जो टिड्डी है, ये जो टिड्डा जब लाखों की तादाद में निकलता है तो ये कहा जा रहा है कि ये 10 हाथियों के बराबर खा जाते हैं। अब 10 हाथी एक जगह, अगर 10 हाथियों का खाना दिया जाए तो कितना क्विंटल उनको खाना चाहिएगा। दूसरा, 25 ऊंट के बराबर 2,500 लोगों का भोजन। इस तरह से आप अनुमान लगाइए कि ये हर 10 से 15, लगभग हर मिनट की बात करें तो 10 से 15,000 की तादाद में 2, 4, 5, 10 किलोमीटर चल करके एक खेत को उजाड़ते हैं, फिर दूसरे खेत में जाते हैं, फिर तीसरे खेत में जाते हैं। ऐसे करते करते जहां भी इनको हरियाली मिलती है वहीं पर ये अपना कहर ढा देते हैं। अब राजस्थान प्रशासन की बात मैं करना चाहूंगा आपसे, कैसी तैयारियां वहां पर आपको नजर आती हैं? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? किसानों को नुकसान हो गया उसकी भरपाई के लिए क्या कोशिश है? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार कोरोना महामारी को सफलता से उन्होंने निपटा है, और गर्मी की महामारी है, प्रकोप चल रहा है, वहीं पर टिड्डी दल को भी लेकर सतर्क है और गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देशित किया है कि जहां पर टिड्डी दल का प्रकोप हुआ है वहां पे विशेष रूप से जिला स्तरीय पे बैठकें आयोजित की गई है। वहां पे कमेटी बना दी गई है, 8 आदमी कमेटी बनाई है जो पूरे जिले, प्रभावित जिला है टिड्डी दल का, उनका दौरा करेंगी, जो सर्वे करेंगी। वहीं पे जो नुकसान हुआ है किसानों का, उनके मुआवजे की जो मांग है उसको भी गंभीरता से लेंगी, और उसका उचित मुआवजा मिले किसान को। उसके जो रिपोर्ट है, तथ्यात्मक रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाएंगे या संबंधित विभाग को देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अल्कोहल है, जो स्प्रे है, वो ड्रोन कैमरे से छिड़कने की बात भी कही, ये कवायद लगातार चल रही है। ऐसे में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे सरकार द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं साफ गलत नजर आ रहे, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है गंभीरता से बरत रहे हैं हर मामले को लेकर, हर बीमारी को लेकर या हर प्रकोप को लेकर, उसको ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि राजस्थान सरकार है वो संवेदनशील है आमजन के व्यक्ति के प्रति। वहीं पे संवेदनशीलता बरतते हुए हर आदमी को सतर्कता और सुचारू रूप से बिल्कुल संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। जैसे आपने कहा संवेदनशील है, लेकिन इस संवेदनशीलता के बारे में जानकारी तो हमें तब मिल पाएगी जब किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अमितेश, यूपी सरकार की तरफ से भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाते रहे होंगे इस बात को लेकर, कैसी बातें हो रही हैं प्रशासनिक स्तर पर, कैसे इंतजाम है, धरातल पर क्या स्थिति है? और साथ साथ जो पलायन करने वाले लोगों को लेकर आज हम बात फिर कर रहे हैं, क्योंकि रोजाना इस मुद्दे पर बात इसलिए होती है क्योंकि अगर तापमान देखिए, चूरू का तापमान 50 प्लस हो गया है, तो 47, 48, 49 के आसपास तो यूपी में भी होगा, राजस्थान से सटे हुए इलाके वहां पर भी होगा, बहुत सी जगह ऐसी हैं। और जो लोग यूपी से दिल्ली से यूपी होते हुए बिहार जाना चाहते हैं फिर और तमाम राज्यों में जाना चाहते हैं, उनका सिलसिला थमा तो नहीं होगा अभी। देखिए शमशेर, सबसे पहले अगर हम मौसम की मार की कर लें तो तापमान चरम पर है, मैंने पहले भी कहा, और इस मौसम की मार जो है वो सब पर पड़ रही है, और खासतौर पे वो बेबस लोग, वो लाचार लोग, वो दर्द से कराहते लोग जो बाहर से अपने घरों को जा रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आ गई है। दूसरी बात अगर हम टिड्डी दलों की करें तो टिड्डी दल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद अलर्ट है, और खुद जो इसकी कमान है वो प्रमुख सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी जी, उन्होंने खुद देवेश चतुर्वेदी ने इसकी कमान संभाली है। लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो भी चल रहा है। अब से थोड़ी देर बाद ही आगरा से संबंधित जो तमाम रिपोर्ट है वो भी शासन के पास आएगी कि किस तरह का नुकसान का अंदेशा है, किस तरह के टिड्डी दल जो है वो किसानों पे, आम लोगों पे कहर बरपा सकते हैं। सरकार ने 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। ये 10 जिले मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं, और वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों से कहा गया है कि वो दवा के छिड़काव के साथ ही, चूंकि ये टिड्डी दल जो है वो शोर से दूर भागता है, तो शोर शराबे का भी इंतजाम लोगों ने खुद कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि आम आदमी पर जो तिहरी मार पड़ रही है, पहले तो कोरोना ने अपना कहर बरपाया, उसके बाद से मौसम की जो मार है
वो से लोगों का जो हाल है बेहाल है। और तीसरा टिड्डी दल जो है वो भी कहर बनकर सब पर बरप रही है, और खासतौर पर लोगों के भीतर, खासतौर पर किसानों के भीतर, और वो भी बुंदेलखंड किसान बहुत चिंतित और परेशान है। तमाम रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं, और जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो जिस तरह से जो किसान है जो अपनी दर्द बयां कर रहे हैं, उन दर्दों को शब्दों से बयां करना बड़ा मुश्किल है। तो आप कह सकते हैं शमशेर की जो तिहरी मार एक साथ लोगों पर पड़ रही है, बिल्कुल, उसमें हम लोगों की जो मुश्किल है तीसरा अटैक है, हम ये कह सकते हैं तीसरा अटैक है। इन पिछले 2 महीनों की बात करें तो पहले कोरोना, फिर गर्मी और अब टिड्डी का प्रकोप, जो वाकई में बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि इनकी संख्या की जहां तक बात आती है तो ये रोजाना लाखों की तादाद में नई तैयार हो जाती हैं, और उसके बाद फिर ये निकलकर जब हवा में उड़ान भरती हैं तो किसानों के दिलों की धड़कनें थम जाती हैं। बने रहे आप दोनों हमारे साथ। मैं इस बीच ब्रजेंद्र नेहरा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद शमशेर जी। ब्रजेंद्र जी, एक बहुत बड़ी चुनौती और सामने आ रही है। हालांकि अभी तक हरियाणा उससे बचा हुआ है ये कहा जा रहा है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा, हवा का रुख अगर हरियाणा की तरफ होता है तो ये राजस्थान में अपना कहर दिखाने वाली, और अभी जो रिपोर्ट आ रही है राजस्थान से वो ये आ रही है कि 51,000 हेक्टेयर में इन्होंने फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया टिड्डियों ने। आपसे जानेंगे इस आफत के आने वाले काल से निपटने के लिए तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं। देखिए शमशेर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान में टिड्डी ने बहुत नुकसान पहुंचाया किसानों को। और मूल रूप से अगर हम देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां इसकी ब्रीड पैदा होती है, वहां से निकलती है। सबसे बढ़िया तो यही होगा कि इसको वहीं रोक के वहीं मारा जाए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में इसने अपना असर दिखाना शुरू किया है। मैं आपको बताऊं शमशेर जी, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं और हम ज्वार और सब तरह की खेती करते हैं, तो आज से 10-12 साल पहले टिड्डी का ज्वारों के अंदर बड़ा प्रकोप रहता था। इसी समय क्योंकि ज्वार बोई जाती है, अब ज्वार जैसे बड़ी होगी तो पूरी ज्वार को टिड्डी खा जाती थी। उसमें बीच में छोटी छोटी जो एक सीख टाइप की डंडी बच जाती थी, खाली पूरे पत्ता को टिड्डी खा जाती थी। तो उसके बाद में सरकारों ने इस पे ध्यान देना शुरू किया, और हमारी सरकार ने भी चाहे स्प्रे कराने की बात हो, चाहे किसानों को दवाई देने की बात हो, या जैसे आज माननीय कृषि मंत्री जी ने, अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बताया कि भाई किसानों को हमने दवाइयां मुहैया कराई हैं, टिड्डी को मारने के लिए स्प्रे का हमने व्यवस्था करी है, और ऐसे ट्रैक्टरों की व्यवस्था करी है जिनमें स्प्रे की जो मशीन है वो फिट है, तो बड़े लेवल पर स्प्रे कर सकते हैं। ऐसी तैयारियों के साथ में हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। हमें उम्मीद है कि हरियाणा में आएगी नहीं, और आएगी तो इनको मार के इनको खत्म किया जाएगा। किसानों का पूरी तरह से बचाव होगा। की भी नहीं थी कि कोरोना हरियाणा में नहीं आएगा, लेकिन आ गया। बिल्कुल शमशेर जी, देखिए ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये कोरोना की महामारी तो ऐसी है कि इससे तो शायद कोई दुनिया का देश ही नहीं बचा, तो इसे हरियाणा कैसे बच सकता था। लेकिन फिर भी हम माने कि हरियाणा अभी काफी मतलब कंट्रोल की स्थिति में इसको रखे हुए है। और जहां तक टिड्डी की बात है, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरे इंतजाम कर रही है। किसानों को भी हमने इसलिए तैयार किया है, जागरूकता अभियान भी हम चला रहे हैं। जो ठीक है हरियाणा बचा रहे, हम तो ये दुआ करते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें कही जा रही थी जब हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें कि देश में कोरोना जो है वो कंट्रोल में है। अब उसके बाद देखिए विस्फोट हो रहे हैं लगातार, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र हब बन गया है, गुजरात हब बन चुका है, दिल्ली धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे, सब कुछ चल गया है, ट्रेनें चल गई हैं, बसें चला दी गई हैं, और भी तमाम चीज़ें जो चलेंगी आने वाले दिनों, हवाई जहाज चल चुके हैं, 1 जून से सामान्य तौर पर ट्रेनें भी चल जाएंगी। तो ये तो हम मानकर चलें कि कोरोना तो फैलेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हरियाणा कैसे बचेगा? देखिए शमशेर जी, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में, और अभी भी लॉकडाउन चला हुआ है, भले ही उसमें थोड़ी सी ढील दी हुई है लॉकडाउन 4 में, तो इतने लंबे समय के अंदर आप जानते हैं सारी चीजों को कि उसमें थोड़ी बहुत ढील देनी भी जरूरी थी, क्योंकि लोगों के खाने कमाने के जो धंधे हैं, जो काम है, व्यापार है, वो सब बंद हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और सरकार भी चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सरकार, चाहे वो कैसे वो संभव है, वो इतने दिनों तक उनको घर बैठ के सबके सब तरह की व्यवस्था करना, उसमें करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे जो छूट जाते हैं। हालांकि लाखों करोड़ों की संख्या में हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने लोगों को, गरीबों को भोजन भी पहुंचाया है, उनको आर्थिक रूप से सहयोग भी किया है, अकाउंट में उनके पैसे डाले हैं, मजदूरों को उनका घर भी छोड़ा जा रहा है। अगर देश के अंदर बात करें तो 40 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर छोड़ा जा चुका है। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो लगभग 3 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में हरियाणा सरकार ने छोड़ने की व्यवस्था की है, जिसके अंदर लगभग 80 के करीब ट्रेनें
और 5,000 से ज्यादा बसों की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है शमशेर जी। इसके साथ साथ खाने के प्रशासन के स्तर पर, हरियाणा सरकार के स्तर पर करोड़ों की संख्या में पैकेट बांटे गए हैं। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की। और कोरोना की जहां तक बात है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो भी सावधानी बरत सकते थे, आज माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिए हैं। आप सबको जानकारी होगी कि बिना मास्क के अगर कोई निकलता है तो 500 रुपए जुर्माना होगा, कोई कहीं भी अगर थूक देता है तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। इस तरह से जो सावधानी है, सर, अगर गृह बाजारों मंत्री की ने तो बात ये करें भी कहा शमशेर कि जी, तो चप्पे उसमें ऑड चप्पे इवन पर के हम माध्यम पुलिस से को नहीं बैठा सकते। गृह मंत्री ने तो ये भी कहा कि चप्पे चप्पे पर हम पुलिस बल तैनात नहीं कर सकते हैं। तो जुर्माना कितने लोगों पर लगेगा? क्या हर गली में हम पुलिसकर्मी तैनात कर देंगे? इस काम को लेकर तो हमें जनता को तैयार करना पड़ेगा ना। डर डर जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन डर के साथ साथ ये भी तो जरूरी है कि लोग इस बात को फॉलो करें, आचरण में लेकर आए। जब तक आचरण में मास्क नहीं आएगा, जब तक आचरण में ना थूकना नहीं आएगा, जब तक आचरण में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना नहीं आएगा, तब तक जुर्माना कुछ नहीं कर सकता। सर, शमशेर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सफाई अभियान चलाया था, उस समय बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि कैसे इस देश के अंदर सफाई लोगों के स्वभाव में आ पाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे आपके सबके मन में गहराई से एक बात आई कि भाई सफाई हमें रखनी है। कोई चीज हम खा के पहले गाड़ी में से और वैसे उसको खड़े मार्केट में फेंक देते थे, लेकिन अब वो हमारी सोच में परिवर्तन आया है। इसी तरह से मास्क की बात हो, चाहे हाथ धोने की बात हो, चाहे जो माननीय गृह मंत्री जी ने थूकने की जो बात की है, इसमें भी जागरूकता धीरे धीरे आपके माध्यम से, मीडिया भी बहुत अच्छा इसमें रोल निभाता है, आप लोग अच्छा काम करते हैं। तो जैसे जैसे आपके माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से और जागरूक जो नागरिक हैं उनके माध्यम से जब पहल होगी तो पीएम की सामान्य अपील में नागरिक भी जुर्माने का इसमें जिक्र सहयोग नहीं करेगा। था। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील में जुर्माने का जिक्र नहीं था। तो क्या जुर्माना एक बड़ा विकल्प आपको दिखता है, या फिर वो चीजें जो आचरण में आनी चाहिए वो जरूरी है? अच्छी बात है, अगर कोई गलत करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। हालांकि वैसे लोगों की जेब वैसे ढीली होती चली जा रही है, कमाई के साधन सारे ठप ठप हो गए। अब एक गरीब आदमी फंस गया किसी के पुलिस विभाग वालों के। हम भी ये भी जानते हैं कि जो ठीक अच्छा खासा व्यक्ति होगा वो पुलिस के सामने से वैसे भी अपनी सिफारिश लगवा के निकल जाता है, ये सब जानते हैं। फंसेगा गरीब आदमी, उसकी जेब में वैसे 50 रुपए नहीं है, 500 जुर्माना दे देगा। देखिए शमशेर जी, ये तो एक लोगों के बीच में ना, जैसे पुराने समय में से आप देखिए कहावत है कि दंड शास्ति प्रजा सर्वा। जो पुराने समय में हमारी जो संस्कृति थी उसमें राजा महाराजाओं को जो शासन था, उस समय भी अगर कोई हमें कड़ाई से नियम पालन कराना है तो उसके लिए थोड़ा दंड का प्रावधान किया जाता था। इसी तरह से 500 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन कम से कम आदमी की जेल से जब एक बार जाएगा, उसको दंड जब पड़ेगा, तो अगली बार वो कोई भी थूकने से पहले या मास्क ना पहनने से पहले वो सोचेगा। आज हेलमेट की अगर हम बात करें, अगर हम आप देखिए किस तरह से सरकार अभी प्रयास कर रही है कि जो बहुत ज्यादा जो वाहन चेकिंग के टाइम पे जो चालान करते थे उसको कम कर दें, लेकिन उसके माध्यम से कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में एक बात बैठती है कि भाई जुर्माना लगेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हर व्यक्ति के लिए पुलिस नहीं बैठा सकते, हर गली में भी पुलिस नहीं बैठ सकती, क्योंकि सीमित है। बजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे दो संवाददाता हैं, हालांकि हरियाणा से हमारे संवाददाता से हमने रिपोर्ट ली टिड्डी को लेकर। अभी तक हालात सामान्य है, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहे अभी, लेकिन तैयारियां जारी रखें। लेकिन यूपी से हमारे ब्यूरो है, यूपी से मैं पूछूंगा कि जो वहां पर भी योगी प्रशासन है और बहुत बड़े दावे वहां पर होते हैं, बड़े बड़े कानून वहां पर बनते हैं, कानूनों का किस तरह से पालन होता है? उनको तो इस तरह से माना जाता है कि वो एक्शन लेते हैं तुरंत कोई गलत होता है तो, लेकिन उन एक्शन के ऊपर रिएक्शन की जब बारी आती है तो कैसे प्रभाव देखने को मिलता है? अमितेश बताएंगे। अमितेश, इस तरह के जो फैसले कड़े लिए जाते हैं, क्या वो जनता उनका पूरी तरह से पालन करती है, या फिर रास्ता निकाल लेते हैं कोई ना कोई दूसरी पतली गली से निकलने का? देखिए शमशेर, जाहिर सी बात है कि रास्ता निकल ही जाता है, और जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि तमाम ऐसी दिक्कतें जो हैं वो बेसिक तौर पे सामने आती है। दूसरी बात रही, अगर आम लोगों की बात करें तो मुझे लगता है कि कई ऐसे फैसले हुए जिसमें लोगों को जो जागरूकता है, जो पहले भी आपने कहा कि लोगों को सबसे पहले जागरूक करना होगा, लोगों को खुद जागरूक होना होगा। हर जगह जो पुलिस का जवान है वो नहीं खड़ा हो सकता है, और बहुत सख्ती से आप नहीं निपट सकते हैं। और रही जुर्माने की बात बिल्कुल ठीक कही आपने, आपकी बात से मैं सहमत हूँ शमशेर, कि 500 रुपए वो वही देगा, वो लाठियां उन्हीं पे पड़ेगी जो आम आदमी होगा, जो बहुत गरीब तबके का होगा। अगर ये जो जुर्माने की राशि है, जो बड़े लोग हैं, जो जिनकी पहुंच है सत्ता के गलियारों तक या फिर अधिकारियों तक, वो तो अपना कहीं ना कहीं सोर्स सिफारिश लगा कर निकल जाएंगे। लेकिन जो वो लोग जो इस वक्त पहले पहले किस्मत ने मारा और अब हालात उनको मार रही है, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं उनके सामने बहुत बड़ी आ जाती हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी चीज
किसी भी चीज को फॉलो करना और उसको लागू करने के बाद से लगातार निगरानी करना और उसको सक्सेस बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकारों के पास। और सरकारों को मुझे लगता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन बनाने से पहले इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए और करना होगा कि वो जो रूल लागू कर रहे हैं या नियम जो लागू कर रहे हैं आम लोगों पे, वो चले, बेहतर चले, इसका भी खासतौर पे ख्याल रखना होगा। ख्याल रखें। और उसका आखिरी व्यक्ति तक क्या असर पड़ सकता है, उस व्यक्ति तक जिसके पास इस वक्त खाने के सामान की दिक्कत आल पड़ी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। मैं संदीप से पूछूंगा। संदीप अग्रवाल, जो रूल बनाए जाते हैं उनका पालन करवाने के लिए बनवाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन लागू उन्हीं लोगों पर होते हैं जिनके पास इस बात को लेकर कोई अप्रोच नहीं होती है, कोई रीच नहीं होती है। उनके घर में कोई डीएसपी नहीं होता, उनके घर में कोई एसपी नहीं होता है, उनके घर में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं होता है। उन लोगों को तो जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के घर में ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग जिनके बात कर रहे हैं ऐसे लोग नहीं हैं, उन लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जिनके घर में हैं वो तो वैसे भी बच के निकल जाएंगे, चाहे वो कहीं भी थूकें, कहीं पर कुछ भी करें। बिल्कुल समझे, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की जाती है, नए नए रूल्स फॉलो कराने के लिए प्रशासन को मजबूत किया जाता है, पावर दिए जाते हैं, उन पावरों का उपयोग केवल उन लोगों पर उपयोग होता है जो किसी की उस रसूखदार नहीं होते हैं, इनको प्रभावशाली नहीं होती है, जिनकी जान पहचान नहीं होती है। और आप सही कह रहे हो कि जिसके घर में एसपी डीएसपी या एक कांस्टेबल भी होता है, वो आराम से बच के निकल जाते हैं, चाहे वो रूल फॉलो करे चाहे नहीं करे। अगर हम जयपुर की बात करें, लॉकडाउन फोर्स में भी जो रियायतें दी गई है और जो बंदिशें लगाई गई है मास्क पहनने की या फिर कहे सैनिटाइजिंग की या फिर कहे हाथों में ग्लव्स पहनने की, वो केवल आम जन के लिए है। लेकिन जो प्रभावशाली है या फिर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट में उसका परिवार वाला भी है या दूर रिश्तेदार भी है, तो उसका हवाला देकर बच निकलता है। रही बात जुर्माने की, जुर्माने लगातार काटे जा रहे हैं वाहनों को। ये बात मैंने इसलिए की कि जहां पर पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजस्थान में गहलोत सरकार है, यूपी में बीजेपी योगी सरकार है, हरियाणा में मनोहर सरकार है, 2 जगहों पर बीजेपी की सरकार है, एक जगह पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो बच निकलने के रास्ते सब जगह हैं। संदीप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सबसे जिस प्रकार से चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो, अगर सरकार में रहती है, सत्ता में रहती है और उसके परिवार में किसी, जैसे कोई युवक है उसके परिवार में कोई भी सत्ताधारी में आया गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो उसका हवाला देकर निकल जाता है। क्योंकि आज हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि सब्जी मंडी खुली हुई है, यहाँ पे लगातार पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं और वो जो सब्जी की रेहड़ी है उनको बंद करवाने की जोर कर रहे हैं। किंतु जो आमजन है, जो प्रभावशाली युवक है, आराम से बिना हेलमेट नियम को तार करते हुए, बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के आराम से घूमते नजर आ रहे सड़कों पे, जो कि 6 बजे के बाद में बिल्कुल बैन है सड़कों पे घूमना। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो उच्च रसूखदार है, प्रभावशाली लोग हैं, उनको लागू नहीं होते। आमजन जो है, गरीब लोग है, जो प्रदेश, बिल्कुल ये बहुत अहम है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अमितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में तमाम अपडेट्स देने के लिए। विजेंद्र जी, ये हर जगह है, रसूखदार लोग आसानी से बच के निकल जाते हैं, लेकिन फंसता वही आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसके पास जेब में देने के लिए कुछ होता नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता है और मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। जुर्माना देने के लिए व्यक्ति के पास पैसा भी जेब में होना चाहिए और इस वक्त वो स्थिति नहीं है कि एक व्यक्ति फंस जाए। मान लेते हैं गलती से भी किसी ने थूक दिया और वो पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गया, तो उसकी खाल निकाल लेगा वो। अगर पैसा नहीं देगा तो फिर उसको बैत से मारेगा, उसको पीटेगा और उसके साथ साथ हो सकता है कि 150 रुपये उसकी जेब में, तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि वो उसकी जेब से निकाल कर अपनी जेब में भर सकता है और उसके बाद जो 50-100 रुपये लेकर मार्केट में निकला था अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का अनाज लेने के लिए, हो सकता है उससे वंचित रहना पड़ जाए और पूरी रात जो है उनकी फाके में कट जाए। शमशेर जी, देखिए, मीडिया के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से, समाज के सभी जागरूक सज्जनों के माध्यम से इन बातों का प्रचार और प्रसार होगा, जिससे जनता जब में जागरूकता आए। और जहां तक बात आपने जो पुलिस के सिस्टम की करी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं शमशेर जी, तो पहले नौकरियों में भी इसी तरह के आरोप लगते थे कि भ्रष्टाचार होता है। ईमानदारी से आज नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है। अब सिस्टम बदल चुका है। मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि 100% पूरी तरह से ही चेंज होगी पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन बहुत हद तक उसमें बदलाव आया है। अब चाहे गरीब हो, अमीर हो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए आज सरकार का और कानून का हर किसी पे डर है। इसीलिए हरियाणा सरकार के माध्यम से जो काम हुए हैं, पुलिस के माध्यम से, पब्लिक के अंदर हम बात करें तो जो अपराधी किस्म के, जो प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनमें डर पैदा हुआ है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में आकर क्रिकेट खेल रहे थे सर, वो खास आदमी है। देखिए शमशेर जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अगर आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, कि जो सरकारी नियमों के तहत जो छूट मिली है, उसमें खेलने के लिए अगर हम बात करें तो स्टेडियम खोल दिए गए थे,
खेलने की छूट मिली थी, उसमें 20-20 लोगों के ग्रुप में जो टीमें खेल रही हैं, एक ग्रुप में 20 आदमी हो सकते थे। स्टेडियम में दर्शक नहीं हो सकते थे, दर्शक नहीं थे वहां पे। जो टीम में, क्योंकि क्रिकेट के खेल में 11-11 खिलाड़ी दोनों तरफ से खेलते हैं, तो दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी थे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है, उस तरह से उन्होंने पूरे नियम कानून कायदे कानून माने हैं। गेम में सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ फॉलो होती है सर? टीम गेम में कहाँ फॉलो होती है? इंडिविजुअल की तो बात हम कर सकते हैं, मैदान में अगर कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी है वो अकेला दौड़ रहा है तो ठीक बात है, लेकिन बॉक्सिंग की बात करें दोनों को टचिंग के लिए चाहिए। क्रिकेट की बात करें तो बॉल से एक बॉलर जो होता है उसके हाथ में बॉल होती है, उस बॉल फेंकेगा, उसके बाद वो जाएगी बैट्समैन के पास, बैट्समैन हिट करेगा, फिर वो फील्डर के पास जाएगी, फिर वापस आएगी। सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, टीम गेम में कहा जब बॉल, मैं बता रहा हूँ, बॉल जब एक व्यक्ति के, एक फील्डर के पास है, वो कितने हाथों में जाती होगी सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, 11-12 लोगों के हाथ में जाती है उस बॉल के अंदर कोरोना। अगर उस पूरे ग्राउंड में कोरोना हुआ तो बॉल से चिपकेगा बॉल जब। हाँ बोलिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा था हाँ। कि जो बैट्समैन जो बैटिंग करता है और जो बॉलर करता है, और जो पिच का डिस्टेंस है वो 22 गज का होता है। और हम तो बात कर रहे हैं कि भाई 2 गज की दूरी बना के रखते हैं, वो तो 22 गज है। और जहां तक खिलाड़ियों की बात है, सुनिए, जो क्रिकेट है, जो क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते हैं, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है सर। क्रिकेट में जो फील्डिंग करने वाले क्रिकेटर होते हैं उनमें तो बहुत डिस्टेंस होता है सर। कोई बाउंड्री पे होता है, कोई बॉल तो हाथ में आती है ना, बॉल तो है। हाथ में आती है ना, वो बॉल जब कितना डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन जब मेरे पास बोला तो आपके पास आएगी, तो मेरे हाथ में कोरोना तो आपके पास तो जाएगा वो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इस पर काम होना है मेरे ख्याल से। ऐसे गेम को तो नहीं खेलना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। बॉल के लिए भी देखिए सैनिटाइज की व्यवस्था होती है शमशेर जी, बीच में, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट के अंदर तो ब्रेक आते रहते हैं लगातार। फिर भी हम मानते हैं कि चलो, उन्होंने कहा है कि आगे से वो प्रयास करेंगे कि बचने का प्रयास करेंगे, बाकी उस चीज का कोई बचाव नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, और आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा विजेंद्र जी। देखिए, हम तो इसलिए आप लोगों को ये बातें बताते हैं कि हो सकता है कि कोई हमारा सुझाव सरकार के काम आ जाए, क्योंकि सरकारों को भी काम करना है। सरकारों की अगर विपक्ष फजीयत करे या मीडिया में कोई बात उठे तो उस पर चर्चा होना लाजमी। लेकिन अब आपसे पूछूंगा मैं कि क्या हम आज इस स्थिति में हैं, हरियाणा प्रदेश इस हालात में है कि वो कोरोना से भी निपट रहा है, वो गर्मी से भी निपट रहा है, और वो टिड्डियों से भी निजात पाने के लिए अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से तैयार है? मैं चाहता हूं आपसे, और उसके बाद हम चर्चा फिर करेंगे इन मुद्दों को लेकर। जब इस प्रकार की परिस्थितियां जब ये सामान्य हो जाएंगे तब चर्चा करेंगे, पूछेंगे कितना काम आपने किया। देखिए शमशेर जी, ये बिल्कुल आपने तीनों जो सवाल जो उठाए हैं, हरियाणा प्रदेश में आपको पूरी गंभीरता से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश कोरोना से भी निपट रहा है। पूरे देश के अंदर अगर सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है तो वो हरियाणा प्रदेश है। और अगर समस्या मजदूरों की हो या कोई भी हो, उसको निपटाने की अगर बात आती है तो आपका फरीदाबाद जिला पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर समस्या निपटाने के मामले में मजदूरों की पहले नंबर पे आया है। ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, आपने जो बात करी है टिड्डियों के विषय में, टिड्डियों से भी हरियाणा निपटेगा, क्योंकि टिड्डियों के मामले में पहले भी हमने इस तरह के अभियान चलाए हैं, और इसी कारण पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं टिड्डियों का वो प्रकोप हरियाणा में नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसके साथ साथ आपने जो तीसरी जो बात कही है, चाहे कौन सा आपने सवाल किया था तीसरा? टिड्डियों की, गर्मी की और कोरोना की, 3 बात मैंने की। एक आपने गर्मी की जो बात करी है शमशेर जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 6200 जो हरियाणा प्रदेश की जो गांव है, उसमें से 5000 गांवों में लगभग आज 24 घंटा बिजली देने का काम ये सरकार कर रही है। इससे पहले 400-500 गांव भी ऐसे नहीं थे कि जिनमें 24 घंटे लाइट मिलती हो। तो गर्मी की जो आपने बात करी, उसके लिए किसानों को या ग्रामीणों को या शहरों में हम पूरी बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गर्मी से भी अच्छी तरह से निपटेंगे, टिड्डी से भी और कोरोना से भी। हरियाणा सरकार जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी जो कार्यकर्ताओं को लेकर के सेवा के काम, यही उम्मीद हम करते हैं सरकार से, सरकार के हाथ में पूरी तरह से कमान होती है। जहां तक बात है शमशेर जी, देखिए जहां तक बात है आप लोगों की, आप भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, और मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं कि आपके सुझाव बहुत अच्छे होते हैं, और आपका चैनल भी जागरूकता के मुद्दे उठाता है। इसके लिए आप सबका भी बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हर मुद्दे पर बेहतरी से काम करें, और जो जनता को उम्मीदें हैं उन पर सरकार खरी उतरे, चाहे वो गर्मी का मुद्दा हो, चाहे वो टिड्डियों का मुद्दा हो, या फिर उसके बाद कोरोना से लड़ने का मुद्दा हो, पलायन करने वाले लोगों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने का हो। अब हम बात करेंगे पंजाब से, फाजिल्का से हमारे संवाददाता हैं सुरजीत सिंह। उनसे पूछ लेते हैं कि वहां पर टिड्डियों को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह से हालात वहां पर बन रहे हैं, और सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। अगर गर्मी का प्रकोप लगातार इसी तरह से जारी रहा तो इसका कहर उन इलाकों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जो मैदानी इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, और वहां पर जो है पानी इकट्ठा नहीं होता है। रेगिस्तानी वाला जो इलाका होता है वहां पर ज्यादा कहर बरपाती है। मैं पूछना चाहूंगा सुरजीत सिंह, क्या ताजा अपडेट है वहां पर फाजिल्का में? जी सर, बिल्कुल। फाजिल्का जिला जो पड़ता है ये बिल्कुल पंजाब राजस्थान की हद पर पड़ता है ये जिला, और खासकर इसके साथ जो
पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। और ये यहाँ पर जो बॉर्डर पर बसे ऐसे कई गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और इसमें छोटे ही किसान हैं ज्यादातर। लेकिन जहाँ पर जो टिड्डी दल है, जो इसने पहले जो फरवरी के महीने में पहला अटैक किया था, उस समय जो सर्दी का ही काफी सर्दी जाने वाली थी, शुरुआत थी सर्दी गर्मी के मौसम की शुरुआत थी, तो उस वक्त यहाँ पर हमला हुआ था। काफी बड़ी संख्या में टिड्डी दल यहाँ पर पहुंचता था और बड़े बड़े झुंड भी यहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, खेती बाड़ी डिपार्टमेंट है, और उन सबने मिलकर जो यहाँ पर जो स्प्रे वगैरह करवाई थी, और इसमें जो बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में जो टिड्डी दल था उसका सफाया किया गया था। लेकिन जो उस वक्त का माहौल था, जो इसके एक्सपर्ट हैं जो खेती बाड़ी डिपार्टमेंट के, उनका ये मानना था कि फरवरी के महीने में जो ये जो टिड्डी दल है उसका जो अंडे देने का सीजन होता है, उस समय ये टिड्डी दल था जो उसने यहाँ पर अंडे दे दिए। उस टाइम टिड्डी दल जो था उसका तो सफाया कर दिया गया था, लेकिन जो अभी उसके अंडों में से बच्चे निकल कर बाहर आ रहे हैं, वो इतनी संख्या है कि इसके 2-2 किलोमीटर लंबे झुंड हैं, और ये अभी बड़े होकर यहाँ पर काफी कई गांव में अटैक कर रहे हैं। और इसका जो मेन बात इसमें ये है कि ये बिल्कुल बॉर्डर पर ही फंसे हैं ऐसे ये गांव, तकरीबन 5-6 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। और मेन बात इसकी ये है कि ये जो टिड्डी दल है, कई ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो बिल्कुल बॉर्डर, कभी उस पार चले जाते थे टिड्डी दल के जो झुंड थे, कभी इस पार आ जाते थे, और बड़ी संख्या जो यानी कुल मिलाकर अंदाजा हम पूछना चाहे कितना नुकसान हो गया होगा, कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर कितने 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 एकड़ में इसने नुकसान पहुंचाया है पंजाब के फाजिल्का में? जी बिल्कुल, पंजाब का जो इलाका था, फरवरी के महीने में तो जो फसलें थी, कनक की फसल और चने की फसल थी, तारा मीरा फसल थी, और उसको उस समय काफी नुकसान पहुंचा था। और खासकर ये इलाका जो है, इसमें किन्नू की बड़े बड़े एरिया में खेती होती है, और इस पर भी काफी अटैक हुआ था। लेकिन समय रहते ही फिर भी खेती बाड़ी डिपार्टमेंट द्वारा स्प्रे काफी कंट्रोल किया था। लेकिन अब ये इसके अंडे जो दोबारा निकल आए हैं, ये और ज्यादा घातक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। शुक्रिया सुरजीत, इस तमाम जानकारी के लिए। फाजिल्का से ताजा अपडेट हमें हमारे संवाददाता सुरजीत सिंह दे रहे थे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरनाक आने वाले वक्त में हो सकता है टिड्डी का दल। नुकसान की बात भी करेंगे, कितना नुकसान ये कर सकता है किसानों को खासकर, और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इसका सही उपाय क्या है। इस बात को हमारे साथ साझा करने के लिए मनजीत सिंह, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर फाजिल्का से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनजीत सिंह जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद सर, ये बताइए जो इस वक्त टिड्डियों का प्रकोप है, इससे कितना ज्यादा नुकसान किसानों को आपके हिसाब से हो पा रहा है, और कितना ज्यादा ये चिंता का विषय किसानों के लिए खासकर? ये चिंता का विषय तो है। ये जो कीट बहुत बड़ी मात्रा में आता है ना जी, जो आता है तो जो जहाँ पर भी बैठ जाता है वहाँ की फसल को तबाह कर देता है। अब तक हमारे जितने भी अवाम आए ने पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में, वो शाम के टाइम ही आते हैं, और शाम के टाइम ऊंचे दरख्तों पर सेटल हो जाता वो। तो उसे हम रात को ही बैठे को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये देर सुबह धूप निकलने से पहले उड़ नहीं सकता, और रात के रात हम इस पर कार्रवाई करके, स्प्रे करके इसे कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, ज्यादातर ये दिन में नुकसान करता है कि रात को ज्यादा नुकसान करता है? नुकसान तो दिन में ही करता है। जब सुबह उड़ेगा उसी टाइम जहाँ पर कहीं पर जाके बैठेगा। ये तो रात को कंट्रोल हो गया तो ठीक है, जब ही रात को कंट्रोल नहीं करेगा तो नुकसान करेगा जी। बचाव क्या इस काम कर सकते हैं? आमतौर पर एक किसान जो अपने, हालांकि देखिए किसान को खेत में 24 घंटे तो खड़ा रह सकता नहीं है, तो वो क्या करे? छिड़काव करे या इसके अलावा कोई और विकल्प उसके पास है? किसानों को सजेस्ट यही होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे विभाग ने सभी प्रबंध किए हुए हैं। इस पर हम उनको सलाह देंगे कि अपने जो स्प्रे पंप उनके पास है उनके चालू हालत में रखें, उन पर पानी भरकर रखें, और जब भी कोई अटैक आता होता तो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की सहायता करें। अच्छा मनजीत सिंह जी,
ये जब किसी भी फसल के ऊपर बैठता है टिड्डी दल, तो अंदाजन कितने वक्त में इस पूरी फसल को तबाह कर सकता है, ताकि किसानों को ये रहे कि अगर इतने समय में हमने इसको बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो फिर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद तो फिर काम करना बेकार है उसके ऊपर। ये फसल में बैठ गया तो फिर आधे घंटे में सब खत्म कर देगा ये तो। यानी अगर किसी किसान ने अपने खेत में स्प्रे नहीं किया है और उसमें और स्प्रे की हुई अगर किसी फसल के ऊपर ये बैठता है तो बैठेगा उस पर या नहीं बैठेगा? नहीं, पहले स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसके ऊपर जब स्प्रे पड़ेगी तो तब मरेगा ये। यानी उससे पहले इससे अगर किसी किसान के खेत में इसने अपना डेरा जमा लिया तो 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ ये है, नहीं पता आज स्प्रे कर दी कब आता है, आज आता है कल आता है, या 10 दिन बाद आता है, वो स्प्रे वैसे व्यर्थ जाएगी। हम किसानों को यही सजेस्ट करते हैं कि जब आएगा तो उसी टाइम हम स्प्रे करेंगे उस पर। ये भी कहते हैं कि किसान अगर खेत में थाली बजा ले, ड्रम बजा ले तो ये उड़कर चला जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, जेकर तो दोपहर को आता है, सुबह उड़कर आता है, दोपहर को आता है तो थाली बजानी चाहिए और उड़ा देना चाहिए, अपने खेत से नहीं बैठने देना चाहिए। जब शाम को बैठता है ऊंचे दरख्तों पर, कई फार्मर डरकर उस टाइम भी थाली बजाने लग जाते हैं, वो गलत बात है। उसी टाइम इसको सेटल हो देना चाहिए। जब हम थाली बजाएंगे तो फिर ज्यादा रकबे में ज्यादा इलाके में स्कैटर हो जाएगा, खिल जाएगा, उसको हमें कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। पूरी तरह से कैसे, कब इससे छुटकारा मिल सकता है पूरी तरीके से? अगर टिड्डी दल से छुटकारा मिले किसान को तो कौन से मौसम में मिलेगा? ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान से जहाँ पर लगातार है, हमारे कोई सवार पैदा नहीं हुआ अभी तक पंजाब में। जितने भी सवार मारे हम उसी वक्त मार दिए, उनको रिप्रोडक्शन का टाइम ही नहीं दिया हमने जी। और जो पाकिस्तान में वो रिप्रोडक्शन का अंडे एग्स लेने की करी है, वो हैचिंग होकर अंडे से बच्चे बनकर बाहर आ जाते हैं, उस पाकिस्तान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जहाँ पर हम कोई ये कहते हैं कि जहां अगर पानी भरा हो तो वहां पर ये अंडे नहीं देता है टिड्डी या टिड्डा। दूसरा ये भी कहते हैं कि बरसात के दिनों में इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, तो क्या बरसात के दिनों में ये अपने आप खत्म हो जाएगा या फिर ऐसा नहीं है? हाँ, नहीं, बरसात के दिनों में जो इसके अंडे दिए होते हैं ना, जो बरसात जहाँ पानी फसल को लगा दें, जहाँ अंडों पर मींह पड़ जाए तो अंडे नष्ट हो जाते हैं अपने आप, तो उसमें रिप्रोडक्शन कम हो जाती है, ऐसे करके वो ज्यादा नहीं फैलता। और अगर ये इसी तरह से प्रकोप अपना दिखाता रहा तो ये लाखों एकड़ जो है फसलों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो इससे चिंतित होने की जरूरत है। जेकर किसी कहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे राजस्थान में कई जगहों पर इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। नुकसान तो कर सकता है, हमारी कॉटन की क्रॉप हम बिजाई कर रहे हैं, जब बड़ी होगी तो इसका नुकसान कर सकता है, पर हम पूरी तरह विजिलेंट हैं। हम जब भी आता है सवार उसी टाइम रात को ही इसको मार देते हैं, तो आगे इसको नुकसान करने का टाइम ही ना मिले। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत सिंह जी, चीफ एग्रीकल्चर अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे फाजिल्का से, और ये हमें समझा रहे थे खासकर उन किसान भाइयों को जो इस वक्त इस टिड्डी के खौफ में जी रहे हैं। ये बताया उन्होंने कि आधे घंटे के दौरान आप सोचिए कि अगर किसी किसान के खेत में लाखों की तादाद में ये पहुंच गए और उस किसान के खेत में आधे घंटे भी इन्होंने वक्त बिता लिया, उस हरी भरी फसल के ऊपर इन्होंने वक्त बिता लिया, तो आधे घंटे के भीतर ये पूरी फसल को तबाह कर देता है। ये इतना खतरनाक दल है, इस खतरनाक दल के और ज्यादा खतरनाक होने की अभी भी आशंका बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देखिए ये भी बात सामने आ रही है कि गर्मी के मौसम में अपना असर ये दिखाएगा। अपने अंडे देते हैं, फिर वो डेवलप होकर वो भी एक पूरी टीम बन जाती है और हजारों लाखों की तादाद में कई किलोमीटर ये चले जाते हैं, टिड्डी दल चला जाता है, तो वो फसल के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। राजस्थान से सटे हुए इलाकों में इसने कहर बरपाया, यूपी की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, पाकिस्तान से इसको आयातित मानते कि वहां से आ रहा है और उसका ज्यादा खामियाजा हमारे देश के किसानों को भोगना पड़ रहा है। हरियाणा की बात हमने की, हरियाणा में भी अभी तक इसका भी ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अपना असर ये दिखा सकता है। हम ये उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि ये अभी जहां वहीं पर रहे, ज्यादा ना पनपे, लेकिन
सबसे खतरनाक बात इसकी ये कि आधे घंटे में ये पूरे के पूरे खेत को खत्म कर सकता है, हजारों हजार एकड़ जमीन को पूरी तरह से, जहां पर फसल लगी हुई है उसको खत्म कर सकता है, हरियाली को पूरी तरह से निगल लेता है। तो इसको लेकर सरकारों को अपनी तरफ से कोई तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। हालांकि कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोशिशें कोशिश होकर रह जाती हैं, हकीकत में नहीं आ पाती हैं। अब ऐसे में अगर सही समय पर काम नहीं किया गया तो ये किसानों के लिए और चिंता की बात बनेगी। ऑलरेडी उन किसानों की टमाटर की फसल, सब्जियां, जो शिमला मिर्च है, मिर्चें हैं, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है क्योंकि उनका मंडियों में खरीदार नहीं मिल रहा है। तो किसानों के ऊपर एक और मार पड़ सकती है। गर्मी की मार, कोरोना की मार और ऊपर से टिड्डी की मार, ये बहुत घातक है। इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी आने वाली अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।